वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को संसद में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को मंजूरी दे दी। यह चुनावी प्रक्रिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को मंजूरी चुनावी प्रक्रिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस निर्णय के बाद एक व्यापक विधेयक आने की उम्मीद है जो पूरे देश में एकीकृत चुनावों का मार्ग प्रशस्त करेगा। इससे पहले बुधवार को भारतीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा था कि केंद्र सरकार को वन नेशन वन इलेक्शन पहल पर आम सहमति बनानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह मुद्दा राजनीतिक हितों से परे है और पूरे देश की सेवा करता है। इस मुद्दे पर समिति की अध्यक्षता करने वाले कोविंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, केंद्र सरकार को आम सहमति बनानी होगी। यह मुद्दा किसी पार्टी के हित में नहीं बल्कि राष्ट्र के हित में है। एक गेम चेंजर होगा। उन्होंने कहा कि यह मेरी राय नहीं बल्कि अर्थशास्त्रियों की राय है जो मानते हैं कि इनके लागू होने के बाद देश की जीडीपी 1 से 1.5% बढ़ जाएगी। उल्लेखनीय है, इस वर्ष दिसंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य 100 दिनों के भीतर शहरी निकाय पंचायत चुनाव के साथ साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में इन सिफारिशों को रेखांकित किया गया था। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले की प्रशंसा करते हुए इसे भारत के लोकतंत्र को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, मंत्रिमंडल के एक साथ चुनाव कराने उच्च संबंधी स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। मैं इस प्रयास का नेतृत्व करने और विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की सराहना करता हूँ। यह हमारे लोकतंत्र को और भी आर्थिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को राज्य विधानसभा और लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने तर्क दिया कि बार-बार चुनाव कराने के से समय और सार्वजनिक धन की काफी बर्बादी होती है। चौहान ने कहा, बार-बार चुनाव होने से जन कल्याणकारी कार्यक्रम बाधित होते हैं और जनता का पैसा बहुत अधिक खर्च होता है। उन्होंने कहा, मैं कृषि मंत्री हूं, लेकिन चुनाव के दौरान मैंने 3 महीने प्रचार में बिताए। इससे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी और कर्मचारियों का समय बर्बाद होता है। विधायक के सारे काम ठप हो जाते हैं, फिर नई घोषणाएं करनी पड़ती हैं। गुरु सिंह सभा के प्रधान सहित सिख समाज का प्रतिनिधि मंडल मिला उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से। इंदौर। सिख समाज का प्रतिनिधि मंडल होलकर कॉलेज के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मिला। उन्होंने सभी सिख समाज की ओर से शिक्षण पाठ्यक्रम में संशोधन करने की मांग की एवं सिख धर्म गुरुओं के इतिहास, शौर्य व बलिदान को पाठ्यक्रमों में शामिल करने की अपनी मांग रखी। गुरविंद सिंह छाबड़ा ने बताया कि पाठ्यक्रम में यदि सिख धर्म गुरुओं को शामिल किया जाएगा तो युवा पीढ़ी उनके इतिहास, शौर्य व बलिदान से परिचित हो सकेगी। सिख धर्म गुरुओं को जो मुगल काल में यातनाएं दी गई, बंदा सिंह बहादुर व 4 साहबजादे को कैसे वीरता मिली, इसके इतिहास से सब परिचित हो सकेंगे। छाबड़ा ने मंत्री परमार को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि सिख समाज के गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह, 4 साहबजादे, बंदा सिंह बहादुर सहित धर्म गुरुओं के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि युवा उनके बलिदान को जान पाए। ज्ञापन देने में गुरु सिंह सभा प्रधान मोनू भाटिया, बंटू खनूजा, मंत्री सिंह होरा, सतबीर सिंह छाबड़ा, बंटी भाटिया, रविंद्र सिंह कलसी, अवतार सिंह सैनी, रविंद्र सिंह होरा सहित प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्य मौजूद थे। पूरे उत्तर भारत समेत इस वक्त दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले कई दिनों से देश की राजधानी दिल्ली में ठंडी हवाएं चल रही है, जिस वजह से दिल्ली में सर्दी का टॉर्चर शुरू हो गया है। ठंड का आलम यह हो चुका है कि बीते दिन दिल्ली, शिमला और मसूरी में भी ठंडी रही। जहां दिल्ली में पारा 4.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, वहीं शिमला में बीते दिन का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और मसूरी में 6.9 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली में बुधवार को ठंड का 14 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। वहीं दिल्ली में गुरुवार को पिछले 3 सालों में दिसंबर का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया, जब पारा 4.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। दिल्ली के आया नगर में तापमान 3.8 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि पूसा में तो पारा 3.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अभी आने वाले दिनों में सर्दी ऐसे ही कड़ ढाएगी। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों तक कड़ाके की सर्दी पड़ने का अलर्ट है। शुक्रवार को भोपाल, जबलपुर समेत 28 जिलों में कोल्ड वेव रहेगी। रात के साथ दिन में भी ठंड रहेगी। पहाड़ों में बर्फबारी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से सर्द हवा चलना इसकी वजह है। इंदौर और उज्जैन में थोड़ी राहत रहेगी।
मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को जबलपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, मैहर, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, सिवनी, नर्मदापुरम में सर्द हवा चलेंगी। भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, नीमच, विदिशा, सीहोर, रायसेन, कटनी, सीधी में कोल्ड डे और सर्द हवाएं दोनों का असर रहेगा। मंडला, मंदसौर, रतलाम, बैतूल, नरसिंहपुर में कोल्ड डे यानी ठंडा दिन रहेगा। उधर कड़ाके की ठंड पड़ने से भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग बदल गई है। स्कूल 1 घंटे बाद 9 बजे से लग रहे हैं। भोपाल के वन विहार, इंदौर, ग्वालियर के जू में जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए हीटर लगाए गए हैं। मंदिरों में भगवानों को भी ठंड से बचाने के जतन हो रहे हैं। भोपाल में नादरा बस स्टैंड के पास भोपाल ट्रेवल्स के करीब और सोमवार स्थित भवानी चौक के पास 3 अलग अलग शव बरामद हुए हैं। खुले में सो रहे इन लोगों की ठंड से मौत हुई और इसकी आशंका जताई जा रही है। असम सरकार का ऐलान, एनआरसी के लिए अप्लाई नहीं किया तो नहीं मिलेगा आधार कार्ड। गुवाहाटी, असम की हिमंत बिस्वा सरकार ने एनआरसी को लेकर बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि एनआरसी के लिए आवेदन करना जरूरी है। वहीं जिन लोगों ने एनआरसी के लिए अप्लाई नहीं किया उन्हें आधार कार्ड भी नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह फैसला कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया है। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने दिसपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीएसएफ, असम पुलिस और त्रिपुरा पुलिस ने कई बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। बांग्लादेशियों की घुसपैठ हमारे लिए चिंता बनती जा रही है। उन्होंने कहा, हम इसे मजबूत करना चाहते हैं और बीएसएफ के साथ समन्वय करके और भी कड़े कदम उठाना चाहते हैं। इसी कड़ी के तहत असम कैबिनेट ने आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को बहुत सख्त और कठोर बनाने का फैसला किया है। मीटिंग के बाद हिमंत शर्मा ने यह भी बताया कि आधार के लिए अप्लाई करने वालों के लिए वेरिफिकेशन का सारा कामकाज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग देखेगा। इसके साथ साथ हर जिले में एडिशनल जिला कमिश्नर इस काम के लिए उत्तरदायी होंगे। बता दें, असम सरकार ने आधार पंजीयन के लिए एओपी निर्धारित किया है। असम कैबिनेट ने असम में आधार आवेदकों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार पोर्टल के तहत एक नई मानक संचालन प्रक्रिया को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सामान्य प्रशासन विभाग एसओपी कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग होगा। राज्य सरकार जांच के 45 दिनों के भीतर दस्तावेजों को ऑनलाइन यूआईडीएआई को भेजेगी। अतिरिक्त जिला आयुक्त जिला स्तर पर आधार पंजीकरण सत्यापन की निगरानी करेंगे, जबकि सर्किल अधिकारी राजस्व सर्किल स्तर पर सत्यापन करेंगे। सर्किल अधिकारी द्वारा नियुक्त निरीक्षण अधिकारी ये सत्यापित करेंगे कि एनआरसी आवेदक ने साथ एनआरसी के लिए आवेदन किया है या नहीं। निरीक्षण अधिकारियों को सत्यापित करना होगा कि आवेदक दिए गए पते पर रहता है या नहीं। एनआरसी आवेदक की आवश्यकता राज्य में सेवारत सरकारी अधिकारियों पर लागू नहीं होगी। वर्शिप एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूजा स्थल अधिनियम 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। वर्शिप एक्ट जो 15 अगस्त 1947 के बाद पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र में किसी भी तरह के बदलाव पर रोक लगाता है। भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, हम केंद्र के जवाब के बिना इस पर फैसला नहीं कर सकते। याचिकाओं में पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देते हुए कहा गया कि यह अधिनियम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों के उनके पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों को बहाल करने के अधिकारों को छीनता है। किसने दायर की थी याचिका? ये याचिकाएं काशी राज राणे की पुत्री महाराजा कुमारी प्रश्ना प्रिया, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, पूर्व सांसद चिंतामणि मालवी, रिटायर्ड सेना अधिकारी अनिल काबोत्रा, अधिवक्ता चंद्रशेखर वाराणसी निवासी रुद्र विक्रम सिंह, धार्मिक नेता स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, मथुरा निवासी देवकी नंदन ठाकुर जी और धार्मिक गुरु अधिवक्ता अश्विन उपाध्याय सहित अन्य ने दायर की है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि अधिनियम धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और यह अदालत का दरवाजा खटखटाने और न्यायिक उपाय मांगने के उनके अधिकार को छीन लेता है। उनका यह भी तर्क है कि अधिनियम उन्हें अपने पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों के प्रबंधन, रखरखाव और प्रशासन के अधिकार से वंचित करता है। जमीयत उलमाए हिंद ने भी दायर की याचिका। वहीं जमीयत उलमाए हिंद ने भी हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने से भारत भर में अनगिनत मस्जिदों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी
1991 के कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देते हुए याचिकाओं के एक समूह का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ज्ञानवापी मंदिर में मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन एंजियन तामिया मस्जिद की प्रबंधन समिति के भी मामले में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया है और पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। बिहार स्थित आम आदमी पार्टी के जिला सचिव के खाते में जमा होकर मलेशिया ट्रांसफर होते थे। इंदौर में एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 1.60 करोड़ की हुई ठगी के 10 लाख मेहर के धतुरा स्थित राकेश बंसल और उसके पिता चंद्रभान बंसल के खाते में पाए गए। राकेश आम पार्टी का जिला सचिव है। इंदौर क्राइम ब्रांच 6 दिसंबर को दोनों पिता पुत्र को मेहर से उठाकर इंदौर ले गई। हालांकि मेहर से हुई पूछताछ राकेश इस खेल में खाता खुलवाने वाले साथी का नाम सतना निवासी अर्शलाल पिता हमीलुद्दीन बताया है। पुलिस पूछताछ में इन आरोपियों ने बताया कि 50% कमीशन के लालच में आकर अपने अकाउंट में राशि ट्रांसफर करवाते हैं। आरोपियों ने शेष राशि मलेशिया में बैठे जालसाजों को ट्रांसफर किया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां होंगी। मेहर के जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है डिलीवरी का काम करते हैं। आरोपियों के खिलाफ कोई गंभीर केस पहले से नहीं है। रुपयों के लालच में ये लोग साइबर जालसाजों की गिरफ्त में आए हैं। पुलिस इन व्यक्तियों को तलाश कर रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने जांच करने के बाद संदिग्ध 30 से अधिक बैंक अकाउंट को फ्रीज किया है। फ्री की रेवड़ी कब तक बांटेंगे? रोजगार के मौके बनाने पर दें ध्यान। सुप्रीम कोर्ट का तल्ख सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरकारों की ओर से फ्री में दी जा रही सुविधाओं को लेकर सवाल उठाया है। कोर्ट ने पूछा कि आखिर फ्री की रेवड़ी कब तक बांटी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि कोविड महामारी के बाद से मुफ्त राशन प्राप्त कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर बनाने की जरूरत है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने उस वक्त हैरानी जताई जब केंद्र ने अदालत को बताया कि 81 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त या सब्सिडी वाला राशन दिया जा रहा है। इस पर बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, इसका मतलब है कि केवल टैक्स पेयर्स ही बाकी हैं। एनजीओ की ओर से दायर एक मामले में पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि उन प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए जो ई श्रमिक पोर्टल पर पंजीकृत हैं। इस पर बेंच ने कहा कि फ्रीबीज कब तक दिए जाएंगे? क्यों न हम इन प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर, रोजगार और क्षमता का निर्माण पर काम करें। एलयूसीसी चिटफंड कंपनी फर्जीवाड़ा, 13 आरोपियों पर लगा गैंगस्टर। गिरफ्तारी के बाद अब होगी कुर्की की कार्यवाही। ललितपुर चिटफंड कंपनी के हजारों करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े खाते से करोड़ों का लेन देन हुआ था। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है। अन्य खातों की भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस आरोपियों की संपत्ति की भी तलाश कर रही है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भी इस मामले की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। आम लोगों को कम समय में अधिक मुनाफा देने का झांसा देकर धोखाधड़ी के मामले में जनपद के विभिन्न थानों में 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि एलयूसीसी चिटफंड कंपनी के मुख्य संचालक समीर अग्रवाल पर लुकआउट जारी किया गया था, जिसके बाद 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही जल्द कुर्की की भी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में ईडी जांच कर बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। मुख्य संचालक समीर अग्रवाल दुबई में है। उस पर 50,000 का इनाम है। उसका लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है। चिटफंड कंपनी के गिरफ्तार आरोपियों और उनके ऑफिसों से जब्त किए गए दस्तावेजों के आधार पर जांच की जा रही है। पुलिस टीम एजेंट और निवेशकों के बारे में पूरी जानकारी जुटाने में लगी है। वहीं ईडी ने भी अक्टूबर में जांच शुरू कर दी थी। ईडी ने पीड़ितों को पत्र भेजकर उन्हें बुलाया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 13 आरोपियों में सरगना समेत 3 भोपाल में रहने वाले हैं। वहीं ललितपुर के 10 आरोपी हैं। इन पर सभी पर गैंगस्टर लगाया गया है। उन्होंने बताया कि सरगना रवि तिवारी साथी आलोक कुमार जैन उर्फ आलोक जैन, राहुल तिवारी भोपाल के रहने वाले हैं। उनके अलावा नीरज जैन उर्फ बंटी जैन, मानसिंह, अशोक कुमार अहिरवार, द्वारिका प्रसाद झा उर्फ हल्के झा, सतीश जैन, राम नरेश साहू, महेश प्रसाद रजक, सुरेंद्र पाल सिंह, हरदेव पटेल, जगत सिंह उर्फ तंसूर ललितपुर के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत की उपस्थिति में इंदौर के दशहरा मैदान में 3 जनवरी 2025 को होगा मालवा प्रांत के घोष शिविर का प्रकट कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर
समूचे देश में स्वयंसेवक संघ कार्य के दृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु संपूर्ण मनोयोग से कार्यरत है। इसी के निमित्त संघ के मालवा प्रांत के चयनित 1000 स्वयंसेवकों का घोष शिविर 31 दिसंबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक इंदौर में होगा। इसी शिविर का प्रकट कार्यक्रम इंदौर के दशहरा मैदान में दिनांक 3 जनवरी 2025 को होगा। इसमें 1000 स्वयंसेवक घोष की प्रस्तुति सर संघ चालक जी के समक्ष देंगे। इस प्रकार का कार्यक्रम मालवा प्रांत में पहली बार हो रहा है। इस कार्यक्रम में इंदौर महानगर के स्वयंसेवक सपरिवार उपस्थित रहेंगे। साथ ही शहर के गणमान्य नागरिक भी कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, जिनमें शिक्षाविद, उद्योगपति, चिकित्सक, प्रोफेशनल्स, खिलाड़ी, कलाकार, व्यवसायी आदि सम्मिलित होंगे। इस हेतु स्थानीय संघ कार्यकर्ता बड़े स्तर पर योजना करके क्रियान्वयन की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसके निमित्त दशहरा मैदान पर व्यापक तैयारियां भी आरंभ हो चुकी है। इस कार्यक्रम में लगभग 15,000 समाजजन की उपस्थिति रहेगी। घोष विभाग का इंदौर में इतने बड़े स्तर पर यह पहला कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के व्याप्त तथा आमंत्रित संख्या के अनुसार दशहरा मैदान का चयन किया गया है।